आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां एक ऐसी कहानी छिपी है जो शायद हमारे सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दे। और ये कहानी है जैन गणित की। अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर गणित का जो इतिहास हम सबने पढ़ा है वो अधूरा हो? क्या हो अगर नंबर्स, जीरो और इन्फिनिटी, इन सब के बारे में हमारी समझ की जड़ें कहीं और हों, बहुत ज्यादा गहरी? आज की हमारी ये पड़ताल हमें सीधे प्राचीन भारत की बौद्धिक दुनिया में ले जाने वाली है। देखिए, जैन विचारकों के लिए ना गणित सिर्फ हिसाब किताब या आसमान के तारों को देखने का जरिया नहीं था। नहीं, उनके लिए ये एक पवित्र भाषा थी, एक ऐसा जरिया जिससे वो पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते थे, आत्मा की यात्रा का एक पूरा नक्शा बना सकते थे और कह सकते हैं कि जीवन के लॉजिकल ऑर्डर को अपना सकते थे। तो चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। बात करते हैं जैन गणित के उन बेसिक प्रिंसिपल्स की और उसकी समावेशी शुरुआत की। एक ऐसी खासियत जो इसे प्राचीन दुनिया में वाकई सबसे अलग बनाती है। जानते हैं, इस परंपरा की शुरुआत होती है सुंदरी की कहानी से। जब पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपनी ही बेटी को गणित सिखाया, तो ये सिर्फ एक पिता का अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं था। नहीं, ये एक क्रांति थी। ये इस बात का ऐलान था कि ज्ञान, और खासकर मैथ्स जैसा विषय, सबके लिए है। लिंग या जाति कुछ भी मायने नहीं रखता। अच्छा, तो सवाल ये है कि वो ज्ञान को साबित कैसे करते थे? देखिए, ग्रीक मैथ्स की तरह कठोर और एब्स्ट्रैक्ट नियमों के बजाय भारतीय गणित ने उपपत्ति का इस्तेमाल किया। इसका सीधा सा मतलब था दिखाकर समझाना, ऐसा तरीका जिससे सीखने वाले को खुद ही यकीन हो जाए। मतलब ये ज्यादा पर्सनल और प्रैक्टिकल तरीका था। तो कह सकते हैं कि इस परंपरा की नींव ही इंक्लूसिविटी और इंट्यूशन पर रखी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे जैन ब्रह्मांड की जो विशाल कल्पना थी, उसने गणित को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां तक उस जमाने में कोई और सोच भी नहीं सकता था। तो जैन गणितज्ञों को ये प्रेरणा मिली कहाँ से? असल में उन्हें एक ऐसे ब्रह्मांड को डिस्क्राइब करना था जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, और जिसका सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इस विशाल, कह सकते हैं कॉस्मिक मैप को बनाने के लिए उन्हें एक ऐसे मैथ्स की जरूरत थी जो उस वक्त कहीं और मौजूद ही नहीं था। जरा इसका स्केल सोचकर देखिए। जैन ग्रंथ शीर्ष प्रहेलिका जैसी संख्याओं से भरे पड़े हैं। इसका मतलब है एक के बाद 60 जीरो। ये एक ऐसा नंबर है जिसे हम शायद ठीक से सोच भी नहीं सकते। ये दिखाता है कि उनकी सोच का पैमाना कितना बड़ा था, जो रोजमर्रा की जरूरतों से कहीं कहीं आगे था। और बात सिर्फ बड़े बड़े नंबर्स तक ही नहीं रुकी, उन्होंने तो अनंत यानी इन्फिनिटी की भी इतनी गहरी पड़ताल की कि उसे 5 अलग अलग तरह की कैटेगरी में बांट दिया। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसे समझने में वेस्टर्न वर्ल्ड को सदियां लग गईं। तो हुआ ये कि ब्रह्मांड को समझने की इस जिद ने उन्हें इन्फिनिटी की एक ऐसी समझ दी जो अपने समय से मीलों आगे थी। चलिए, अब हम जैन गणित के गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग में चलते हैं। ये दौर था 9वीं और 10वीं शताब्दी का। ये वो समय था जब सदियों के ज्ञान को फॉर्मल थ्योरीज और ऐसे सिस्टम्स में ढाला गया जिनके बारे में सुनकर आज भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस दौर की सबसे बड़ी मिसाल है महावीराचार्य का गणित सार संग्रह। ये एक ऐसी जबरदस्त टेक्स्ट बुक थी जिसमें फ्रैक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस, इन सब के लिए जनरल फॉर्मूले दिए गए थे। सोचिए, ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें यूरोप में पास्कल और लाइबनिज जैसे मैथमेटिशियंस ने सदियों बाद जाके फॉर्मुलाइज किया। और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही नहीं, उनकी कैलकुलेशंस की एक्यूरेसी भी कमाल की थी। 9वीं शताब्दी में ही विद्वान वीरसेन ने पाई की वैल्यू 3.14159 तक निकाल ली थी। ये उस समय के हिसाब से हैरान कर देने वाली एक्यूरेसी थी, और ये उनकी मैथमेटिकल मास्टरी का एक पक्का सबूत है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खोज है सिरी भुवलय। अब ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सोचिए, ये पूरी रचना नंबर्स के एक बहुत बड़े ग्रिड की शक्ल में लिखी गई है, जहां हर नंबर एक अक्षर को रिप्रेजेंट करता है। और इसके काम करने का तरीका तो और भी कमाल का है। बस एक की या एक नियम लगाकर नंबर्स का यही ग्रिड कन्नड़, संस्कृत या तमिल जैसी अलग अलग भाषाओं में पूरा का पूरा टेक्स्ट बना सकता है। और अगर आप की बदल दें तो वही ग्रिड एक बिल्कुल अलग टेक्स्ट सामने रख देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका सीधा सा मतलब है कि ये डेटा कंप्रेशन, क्रिप्टोग्राफी और एल्गोरिदमिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक सिस्टम है। एक तरह से ये एक प्राचीन कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा है, जो आज की कंप्यूटर साइंस की सोच से 1000 साल से भी ज्यादा आगे था। ये एक ऐसा इनोवेशन था जो सच में अपने समय से बहुत बहुत आगे था। तो अब हमारे आखिरी हिस्से में हम इन प्राचीन उपलब्धियों को एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज हमारे लिए इनके क्या मायने हैं। जरा ये तुलना देखिए, चाहे बात कॉम्बिनेशंस की हो, एल्गोरिदम जैसे स्ट्रक्चर्स की हो या फिर क्रिप्टोग्राफी की। जैन गणितज्ञों ने उन फील्ड्स में महारत हासिल कर ली थी जिन्हें दुनिया के बाकी हिस्सों में डेवलप होने में सदियां लग गईं। और ये सब कुछ हमें वापस सुंदरी के उस पहले सबक पर ले जाता है। महिलाओं समेत सभी को पढ़ाने लिखाने पर जोर देना सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं थी, ये बहुत प्रैक्टिकल भी था। एक ऐसा समाज जो नंबर्स की भाषा समझता था, वो जैन समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एसेट बन गया। इसी की वजह से उन्हें व्यापार, फिनेंस और अपने ज्ञान को बचाने में इतनी कामयाबी मिली। तो अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैन गणित की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें लगता है। न जाने और कितना ज्ञान कहीं छिपा हुआ है, जो बस इंतजार कर रहा है कि कब वो हमारी विज्ञान और इंसानी सोच की पूरी कहानी को बदल कर रख दे।